नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी अंबेडकर के बहाने मायावती क्या बसपा को दे पाएंगी संजीवनी। चुनाव के नाम पर मजाक, कांग्रेस ने बताया हरियाणा में क्यों मिली हार। मिशन बिहार पर नीतीश पोस्टर के जरिए बीजेपी को दिया सीधा संदेश। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी दुश्मनी होगी अब खत्म। क्या छगन भुजबल महाराष्ट्र में बनेंगे मंत्री। सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद अटकलें हुई तेज। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अमित शाह के बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान पर बसपा में आक्रोश। मायावती का बड़ा बयान, कहा देश में बसपा करेगी आंदोलन। केजरीवाल का आधी आबादी पर पूरा दाव, साइलेंट वोटर करती है सत्ता डिसाइड। 2100 रुपए देने का दाव मास्टर स्ट्रोक होगा साबित। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बड़ा दावा, कहा अब की बार 200 सीटें जीतेगा हमारा गठबंधन। महाराष्ट्र के परभड़ी पहुंचे राहुल गांधी, सोमनाथ सूर्यवंशी को दी श्रद्धांजलि, कहा लोगों की हत्या की गई। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया की जमानत से बैकफुट पर ईडी, अब केस को लेकर बदल दिए नियम। सपा सांसद अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि ये लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये लोग लोकतंत्र में नहीं, एक तंत्र में भरोसा करते हैं। अखिलेश ने अपनी पार्टी के विधायक सुरेश यादव के कथित बयान बीजेपी एक हिंदू आतंकवादी संगठन है पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, फर्जी मुठभेड़ करते हैं, कानून के मुताबिक काम नहीं करते, मुझे बताएं कि क्या उनके लिए कोई और शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये संभव नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र में नहीं, एक तंत्र में भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर बसपा ने भी आक्रोश जताया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि अमित शाह अगर अपने बयान पर पश्चाताप नहीं करते हैं तो प्रदेश में बसपा आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का सियासी ग्राफ दिन ब दिन कम हो रहा है। ऐसे में अपने खिसकते जनाधार को रोकने और एक के बाद एक चुनावी हार से हताश बसपा को दोबारा से खड़ा करने के लिए मायावती कई सियासी प्रयोग करके देख चुकी हैं, लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। ऐसे में संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने मोर्चा खोल दिया। बसपा ने यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया। बसपा के कार्यकर्ता और नेता मंगलवार को अमित शाह के बयान को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मायावती ने खुद ट्वीट कर कहा है कि अमित शाह द्वारा दिया गया बयान लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुषों को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आंदोलित हैं। अमित शाह अगर अपने बयान पर पश्चाताप नहीं करते हैं तो फिर देश में बसपा आंदोलन करेगी। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार के सियासी नब्ज पकड़ने की कवायद में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। फिर चाहे एनडीए और महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता के धुरी बने रहना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार आज यानी सोमवार से मिशन बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रगति यात्रा को नीतीश सरकार की अलविदा यात्रा बता दिया। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तो राजनीति में जग जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बवाल आखिर क्यों मच गया है। सीएम स्टालिन ने रविवार को कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे वैचारिक गठबंधन के खिलाफ राजनीतिक गणना कर रहे हैं। ये सभी गणनाएं गलत साबित होंगी। सीएम ने 200 सीटें जीतने का दावा किया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 7वीं बार भी राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि डीएमके के नेतृत्व में गठबंधन 200 सीटों पर जीत हासिल करेगा। पिछले चुनाव यानी 2021 में राज्य की 234 सीटों में से 159 सीटों पर जीत हासिल कर डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया। सीएम स्टालिन ने रविवार को कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 3 सालों में किए गए सरकार के कामकाज और जन कल्याण के लिए डीएमके की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 7वीं बार अपनी डीएमके सरकार बनाना है। हमारा गठबंधन 200 सीटों पर जीत हासिल करेगा। 2026 में जीत हमारी है। पिछले 3 सालों में हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देश में कोई भी राज्य सरकार हमारी जैसी योजनाएं शुरू नहीं कर पाया है। 2019 में हमारा गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन के रूप में बना था। तब से हमने विधानसभा चुनाव, संसद चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के परभड़ी में संविधान की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद हिंसा भड़कने और हिरासत में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने इसे हिरासत में हत्या बताते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। महाराष्ट्र के परभड़ी में हुई हिंसा और एक दलित एक्टिविस्ट की हिरासत में मौत ने सियासी महाराष्ट्र की सियासत का पारा बढ़ा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर हिंसा वाले इलाके में परभड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 100% ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि हिरासत में की गई हत्या है। राहुल गांधी ने परभड़ी में कहा, मैंने परिवार और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये हत्या हिरासत में की गई है। आगे उन्होंने कहा कि इसे युवक को दलित होने और संविधान की रक्षा करने के कारण मारा गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला, जिससे पुलिस को संदेश दिया जा सके। आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की है। गांधी ने इस मामले की तत्काल जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। हरियाणा की हार पर कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। ईवीएम का डाटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रतिशत ही बताया गया। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है, ईवीएम मशीनों में बीप की आवाज नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें हार के कारणों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस कारण करण दलाल ने कहा कि हाईकमान के कहने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। सभी सर्वे और रिपोर्ट्स में प्रदेश में हरियाणा की सरकार बनती हुई दिखाई गई, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले थे। हमारी रिपोर्ट में तथ्यों के साथ बताया गया है कि चुनाव के नाम पर मजाक हुआ है। ईवीएम का डाटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रतिशत ही बताया गया है। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है, ईवीएम मशीनों में बीप की आवाज नहीं थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूजा पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी करने और फर्जी तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ लेने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पूजा खेड़कर ने जिस तरह का फ्रॉड किया है, ये न केवल उस संस्था के साथ फ्रॉड है बल्कि पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। खेड़कर को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द की जाती है। पूजा पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में धोखाधड़ी करने, फर्जी तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ लेने का आरोप है। इसी आरोप के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी थी, नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म पर लगने वाले जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन आवेदन फॉर्म पर जीएसटी लगाकर जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूलने को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म के नाम पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा। वायनाड सीट से लोकसभा सांसद प्रियंका ने कहा कि अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ, तो युवाओं के ये पैसे डूब जाते हैं। माता पिता अपना तन और पेट काट कर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।